वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जो पोइम पढ़ेंगे उसका टॉपिक है द ब्लूसम यानी खिला हुआ फूल। इसी टॉपिक पर विलियम ब्लेक भी एक पोइम लिख चुका है। इस पोइम को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर विलियम ब्लेक की प्लेलिस्ट को विज़िट करें और इसके साथ साथ इस पोइम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। अब हम वापस आते हैं अपनी इसी पोइम यानी द ब्लूसम बाय जॉन डन। ये पोइम 5 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 40। इसके फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, लिटिल थिंक्स दाओ पुअर फ्लावर, ए गरीब ए बेचारे फूल तुम्हारी सोच बहुत महदूद है। यानी फूल से मुराद वो अपनी बिलवड को ले रहा है। ये उसकी बिलवड का एक मेटाफर है। वो अपनी महबूबा से मुखातब हो के कहता है, उसे फूल की तरह मुखातब करता है। वो कहता है कि ए फूल तुम्हारी सोच बहुत महदूद है, ए बेचारे फूल तुम सोचने समझने की सलाहियत से कासर हो। हूम जिसे आई हैव वॉच्ड 6 और 7 डेज़, जिसे मैं 6-7 दिन से देख रहा हूँ। एंड सीन दाई बर्थ, और मैंने तुम्हारी पैदाइश को भी देखा है। एंड सीन वट एवरी आवर गेव टू दाई ग्रोथ, और हर उस लम्हे को, हर उस घंटे को देखा है जिसने तुम्हें ग्रो किया, जिसने तुम्हारी परवरिश की है। धी टू दिस हाइट टू रेज, और तुम्हें इस बुलंदी पर पहुंचा दिया है, और तुम्हें इतनी परवरिश की कि तुम इस बुलंदी पर पहुंच गए। एंड नाउ, और अब, डस्ट लाफ एंड ट्रियम्फ ऑन दिस बॉ। लाफ का मतलब है हंसना, ट्रियम्फ का मतलब है फतह याब होना, और बॉ का मतलब है शाख। और अब ए फूल इस शाख पर बैठकर तुम मुस्कुरा रहे हो और फतह याब होने पर बहुत खुशी मना रहे हो, हंस रहे हो। लिटिल थिंक्स दाओ, तुम्हारी सोच बहुत महदूद है। दैट इट विल फ्रीज एनन, और जब सर्दी की वजह से हर चीज़ मुजमद हो जाएगी, फ़ौरन जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। एंड दैट आई शैल टुमारो फाइंड दी फॉलन, तो मैं तब तुम्हें गिरा हुआ पाऊँगा। और नॉट एट ऑल, और फिर तुम्हारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी कहानी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। वो अपनी बिलवड को मुखातब करते हुए कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत महदूद है। मैंने तुम्हें बढ़ते हुए, जवां और ख़ूबसूरत होते हुए देखा है, लेकिन ये तुम्हारी खूबसूरती जिस पर तुम बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती हो, तुम समझती हो कि तुम फ़तह याब हो गई हो, तुमने हमारे दिलों को फ़तह कर लिया है, और तुम हमारे देखकर तंज़िया तौर पर मुस्कुराती हो, हम पे हंसती हो, हमारी बेबसी को देखकर हंसती हो कि हम किस तरह तुम्हारे पीछे, तुम्हारे आशिक तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तुम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा हंसती हो। तुम्हारी सोच बहुत महदूद है। तुम्हें अपने अंजाम का नहीं पता कि जब हर चीज़ फ्रीज़ हो जाएगी, यानी जब तुम पे बुढ़ापा तारी हो जाएगा, तो उस वक़्त तुम एक गिरे हुए फूल की मानिद होगी, और इस दुनिया से तुम्हारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। इस स्टेंजा को पढ़ के हमें विलियम बटलर येट्स की एक पोइम व्हेन यू आर ओल्ड याद आती है। उस पोइम को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर विलियम बटलर येट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, और उस पोइम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में वो कहता है, लिटिल थिंक्स दाओ पुअर हार्ट, ए मेरे बेचारे दिल तुम्हारी सोच भी बहुत महदूद है। दैट लेबर्स्ट येट टू नेस्ले दी, जिसने आशियाना बनाने की बेकार कोशिश की, बेसूद कोशिश की कि आशियाना बना ले। कहाँ? यानी अपनी बिलवड के पास। यानी ए मेरे दिल, तुमने मेरी महबूबा यानी मेरी बिलवड के पास आशियाना बनाने की कोशिश की, जो कि बेकार और बेसूद साबित हुई। एंड थिंक्स्ट, और तुमने सोचा कि बाय हूवरिंग, के झूलते हुए, हेयर टू गेट अ पार्ट, कि अगर तुम मेरी बिलवड के इर्द गिर्द झूलते रहे तो शायद तुम्हें कोई हिस्सा मिल जाए। इन अ फॉरबिडन और फॉरबिडिंग ट्री, उस ममनुआ दरख्त के, यानी वो जो उसकी बिलवड है उसे वो फॉरबिडिंग या फॉरबिडन ट्री कह रहा है। वो कह रहा है कि ए मेरे दिल, तुमने सोचा कि एक परिंदे की मानिंद अगर तुम इसके इर्द गिर्द मुंडलाते रहोगे, झूलते रहोगे, तो शायद तुम्हें उसके गिर्द
कुछ जगह रहने के लिए मिल जाए, लेकिन ये तुम्हारी खाम ख्याली है, तुम्हारी मेहनत रायगा जाएगी। एंड होप्स हर स्टिफनेस बाय लॉन्ग सीज टू बॉ, और तुमने सोचा कि हर स्टिफनेस, हर से मुराद उसकी बिलव्ड है, कि मेरी जो बिलव्ड है उसकी जो स्टिफनेस है, उसकी जो तुंद मिजाजी है, उसकी जो दुरुस्ती है, सख्ती है और उसकी जो अकड़ है, शायद वो ख़त्म हो जाएगी। सीज का मतलब है यानी मुहासरा करना। वो कहता है कि ए मेरे दिल, तुमने सोचा होगा कि अगर तुम मेरी महबूबा के इर्द गिर्द मुहासरा कर लोगे, उसके गिर्द घेरा तंग कर लोगे, तो शायद इससे उसकी अकड़ जो है वो बाव यानी झुक जाए, उसकी अकड़ में कुछ कम आ जाए, कमी आ जाए, और वो कुछ लीनियंट व्यू तुम्हारे बारे में ले ले और वो तुम्हारे साथ इनोसेंटली पेश आए। लिटल थिंग्स दाओ, लेकिन ए दिल, तुम्हारी सोच बहुत महदूद है, तुम्हारी इदराक करने की सलाहियत बहुत कम है, क्योंकि तुम गलत सोच रहे हो। उसकी जो स्टिफनेस है, उसकी जो अकड़ और उसका जो तुंद मिजाजी है और उसका जो तकब्बर है, वो कभी भी उसमें खम पैदा नहीं हो सकता, उसमें कभी भी नरमी नहीं आ सकती। दैट दाओ टुमारो, और कल तुम अर का मतलब है बिफोर यानी पहले, द सन डथ वेक यानी सुबह सूरज तलू होने से पहले, मस्ट विद द सन एंड मी अ जर्नी टॉइक, तुम मेरे साथ और सूरज के साथ सफ़र पर रवाना हो जाना। अब सेकंड स्टैंजा में पॉइट ये कहना चाहता है कि कल मैं एक ऐसे सफ़र पर रवाना होऊंगा जिसमें मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा जिसमें मेरी बिलव्ड रहती है, और ए दिल, सूरज भी मेरे साथ ही जाएगा। यानी वो कहना ये चाहता है कि तमाम मज़ाहिर फ़ितरत को मैं अपने साथ ले जाऊँगा, वही मुझे खुशी देंगे, तो ए मेरे दिल, तुम भी मेरे साथ चले आना। उसके बाद थर्ड स्टैंजा में वो कहता है, बट दाओ विच लव्स टू बी सेटल टू प्लेग दाई सेल्फ, लेकिन तुमने अपनी चौकस और चालाक होने की वजह से अपने आप को एक बीमारी में, एक अजियत में मुब्तला कर लिया है। विल से, मैं तो यही कहूँगा, अलास, अफसोस। इफ़ यू मस्ट गो, अगर तुमने जाना ही है, व्हाट दैट टू बी, तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हेयर लाइज माई बिज़नेस, यहाँ मेरा कारोबार, मेरे काम, मेरी तमाम सरगर्मियाँ अधूरी पड़ी हैं। एंड हेयर आई विल स्टे, मैं तो यही क़याम पजीर रहूँगा। यू गो टू योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों के पास चले जाओ। हुज़ लव, जिनकी मोहब्बत, एंड मीन्स और ज़राए, प्रेजेंट पेश कर रहे हैं, वेरियस कंटेंट, मुख्तलिफ़ तरह की तसल्ली या कनात। तुम जब अपने दोस्तों के पास चले जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें बहुत तसल्ली और तशफ़ी होगी और उनकी मोहब्बत तुम्हें मिलेगी। टू योर आइज़, ईयर्स एंड टेस्ट एंड एवरी पार्ट, और तुम्हारे जिस्म के जितने भी अज़ा हैं, तुम्हारी आँखें, कान, तुम्हारी ज़बान और तुम्हारे जिस्म के बाकी जितने भी हिस्से हैं, इफ़ देन योर बॉडी को, अगर तुम ये तमाम हिस्से तुम्हारे जिस्म के साथ चले जाते हैं, व्हाट नीड योर हार्ट, तो तुम्हारे दिल की ज़रूरत किसे महसूस होगी। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि वो इस शहर को छोड़कर कल रवाना हो जाएगा और उसके जितने भी इधर अधूरे काम पड़े हैं, वो कहता है कि ए दिल, तुम यहीं अगर नहीं मेरे साथ जाना चाहते, अगर तुम्हारे अधूरे काम हैं तो तुम यहीं स्टे करो। यानी वो कहना ये चाहता है कि जो उसका दिल है, उसका अधूरे काम क्या है, उसकी बिलव्ड की मोहब्बत को हासिल करना, तो वो उसका अधूरा काम है, इसलिए उसका दिल उसके साथ नहीं जाना चाहता, वो इधर ही रहना चाहता है। और पॉइंट ये कहता है कि अगर वो अपने जिस्म के साथ चला जाएगा, उसके जिस्म के तमाम अज़ा चले जाएंगे, लेकिन इधर अगर अपना दिल छोड़ भी जाता है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि उसकी जो बिलव्ड है उसे इसके दिल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको छोड़ के जाने का कोई फ़ायदा नहीं। और पॉइंट कहता है कि जब मैं वहाँ चला जाऊँगा, अगरचे मेरा दिल तो यहाँ ही होगा, लेकिन वहाँ जाकर मुझे नए दोस्त मिल जाएंगे जिनके मिलने से मुझे बहुत मोहब्बत मिलेगी और मुख्तलिफ़ किस्म की तसल्ली और तशफ़ी होगी और मुझे कनात नसीब हो जाएगी। नेक्स्ट स्टैंज़ा में वह कहता है, वेल देन, ठीक है, स्टे हेयर, यही क़याम करो, बट नो, लेकिन ये बात जान लो, व्हेन दाउ हैस्ट स्टेड एंड डन दाई मोस्ट, कि जब तुम यहाँ क़याम पजीर रहोगे और तुम अपना काम कर लोगे, अपनी पूरी कोशिश कर लोगे। अब कौन सी कोशिश उसने करनी है? उसकी बिलव्ड को हासिल करने की। अगर तुम अब मेरी बिलव्ड के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाओगे, अ नेकेड थिंकिंग हार्ट, तो ये सोचने वाला
एक बरहना दिल होगा जिसके ऊपर जिस्म तो नहीं होगा, वो महज दिल होगा, दैट मेक्स नो शो, लेकिन उस दिल के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। यानी उसकी जो बिलव्ड है वो सिर्फ फिज़िकल लव करती है, जिस्मों से मोहब्बत करती है, दिल की मोहब्बत, स्पिरिचुअल लव, रूहानी मोहब्बत, इससे उसे कोई गर्ज नहीं है। वो कहता है, ए दिल, अगर तुम अपनी रूहानी मोहब्बत को लिए हुए इधर ही क़याम पज़ीर रहते हो और अपना पूरा ज़ोर लगा लेते हो, अपनी पूरी कोशिश कर लेते हो कि उस स्पिरिचुअल लव को हासिल कर लो, तो तुम नाकाम होगे। क्यों? क्योंकि वो जो दिल है वो बिल्कुल बेलबास है और दैट मेक्स नो शो, उस दिल के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी मटीरियल लव उसके पास नहीं है, फ़िज़िकल लव उसके पास नहीं है। इज़ टू अ वुमन बट अ काइंड ऑफ घोस्ट, एक औरत के लिए तो वो जो दिल है वो घोस्ट की मानद, एक भूत की मानद होगा, यानी उससे वो खौफज़दा होगी। वो जो औरत है, वो जो मेरी बिलव्ड है, उसे फ़िज़िकल लव चाहिए, वो स्पिरिचुअल लव को घोस्ट की तरह समझती है और उससे वो खौफज़दा होती है। हाउ शैल शी नो माई हार्ट, वो किस तरह से जान पाएगी कि ये मेरा दिल है, और हैविंग नन, या ये कुछ भी नहीं है, नो दी फॉर वन, क्यों? क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। यानी उसे कैसे पता चलेगा कि ये भी कोई चीज़ होती है? क्यों? क्योंकि उसके पास तो दिल है ही नहीं, और जिसके पास खुद के पास अगर दिल ना हो तो वो दिल की शिनाख्त कैसे करेगा? तो वो कहता है कि मेरी जो बिलव्ड है उसके जिस्म में दिल नाम का कोई अज़ू मौजूद नहीं है, इसलिए ए दिल, वो तुम्हें कैसे पहचानेगी? प्रैक्टिस में मेक हर नो सम अदर पार्ट, उसने जो प्रैक्टिस की है उसके तहत वो जिस्म के बाकी हिस्सों को तो टटोल लेगी और उन्हें पहचान लेगी। यानी पॉइंट कहना चाहता है कि उसका लव जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़िज़िकल है। उसकी जो बिलव्ड है उसने सिर्फ जिस्म से मोहब्बत की है, फ़िज़िकल लव किया है, इसलिए वो जिस्मों के हिस्सों को तो पहचान लेगी, टटोल लेगी। बट मगर टेक माई वर्ड, मेरी बात याद रखना, शी डक नॉट नो हार्ट, वो दिल के बारे में कभी नहीं जान सकती, क्योंकि उसकी मोहब्बत जो है उसका फोकस मुकम्मल तौर पर फ़िज़िकल लव पर है, स्पिरिचुअल लव पर नहीं है। इसलिए वो हार्ट को कभी नहीं पहचान सकती, वो सिर्फ जिस्मों को पहचानती है। लेकिन जिस्म तो मैं अपने साथ लेकर रवाना हो रहा हूँ, और ए अकेले दिल, तुम तो बेलबास और उरियां हो, तुम्हें वो कैसे पहचानेगी जबकि उसके अपने पास कोई दिल नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहता है, मीट मी इन लंदन देन, ए मेरे दिल, जब तुम नाकाम हो जाओ मेरी बिलव्ड के पास जाने में, उसके पास अपना घर बनाने में और उसके दिल में जगह बनाने में, अगर तुम नाकाम हो जाओ तो तुम उसे छोड़कर मेरे पास लंदन चले आना। 20 डेज़ हैंस, 20 दिन तक, एंड दाउ शैल्ट सी, और तुम देखोगे मी फ्रेशर एंड मोर फैट, कि मैं वहाँ ज़्यादा तरोताज़ा और ज़्यादा सेहतमंद हो चुका हूँ। बाय बीइंग विद मैन, क्योंकि मैं वहाँ नए आदमियों के साथ मुलाकात में मसरूफ़ हूँगा। दैन इफ़ आई हैड स्टेड स्टिल विद हर एंड दी, और अगर मैं तुम्हारे पास यहाँ रह जाता, और हर से मुराद है उसकी बिलव्ड, ए दिल, अगर मैं यहाँ तुम्हारे और अपनी बिलव्ड के पास रह जाता तो शायद मैं इतना फ़्रेश और इतना फ़ैट ना हो पाता, इतना तरोताज़ा और इतना सेहतमंद ना हो पाता, जितना कि मैं वहाँ जाकर, लंदन में जाकर अपने दूसरे दोस्तों में रहकर ज़्यादा तरोताज़ा और सेहतमंद हो गया हूँ। फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए, इफ़ यू कैन, अगर तुम ऐसा कर सको, बी यू सो टू, तो तुम ऐसा ही करना। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, देयर टू एन अदर फ्रेंड, मैं तुम्हें एक और दोस्त दे दूंगा। यानी वहाँ पर मुझे एक नई बिलव्ड मिल जाएगी, हूँ वी शैल फाइंड, जिसे हम तलाश कर लेंगे। एज़ ग्लैड, वो इतनी खुश होगी, टू हैव माई बॉडी एज़ माई माइंड, वो मेरे जिस्म को और मेरे जहन को पाकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेगी। यानी वो जो नई बिलव्ड मुझे मिलेगी वो मेरे जिस्म से भी मोहब्बत करेगी, मेरे जहन से भी मोहब्बत करेगी। यानी वो मेरी फ़िज़िकल लव को भी इंजॉय करेगी और मेरे स्पिरिचुअल लव को भी इंजॉय करेगी। उसे दिल की कदर होगी। इसलिए ए दिल, तुम इस बिलव्ड को छोड़कर लंदन चले आना, और जो नई बिलव्ड होगी उसके पास क़याम पज़ीर हो जाना। उसे तुम्हारी कदर होगी, क्योंकि उसके अपने सीने में भी दिल धड़कता होगा, इसलिए वो तुम्हारी शनाख्त कर लेगी और वो तुम्हें अकोमोडेट करेगी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टेंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी सी सी डी डी,
यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेवन्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि अगर हम इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को देखें कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लावर, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है आवर, फ्लावर आवर, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है डेज और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रेज, डेज रेज। इसी तरह से फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बाओ और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है दाओ, बाओ दाओ। इसी तरह से सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है शेल और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ऑल, शेल ऑल। नेक्स्ट स्टैंजा में हार्ट पार्ट दी ट्री, बाओ दाओ वेक टेक। नेक्स्ट स्टैंजा में बी मी से स्टे, प्रेजेंट कंटेंट पार्ट हार्ट। नेक्स्ट स्टैंजा में नाउ शो मोस्ट घोस्ट नन वन पार्ट हार्ट। नेक्स्ट स्टैंजा में देन मैन सी धी टू यू फाइंड माइंड। ये थी इस पोएम की राइम स्कीम, यानी ए बी सी सी डी डी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में 6 और 7 ये दोनों एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में गेव ग्रोथ, लाइन नंबर 4 में अगेन दाई दी दिस, लाइन नंबर 8 में फाइंड फॉलन, लाइन नंबर 10 में दैट दी, लाइन नंबर 11 में हूवरिंग हेयर, लाइन नंबर 12 में फॉरबिडन फॉरबिडिंग, लाइन नंबर 13 में होपेस्ट हर, लाइन नंबर 13 में अगेन बाय बाओ, लाइन नंबर 16 में मस्ट मी, लाइन नंबर 17 में बट बी, लाइन नंबर 18 में सटल से, लाइन नंबर 19 में मस्ट मी, लाइन नंबर 27 में नेकेड नो, लाइन नंबर 29 में शैल शी, लाइन नंबर 29 में अगेन हार्ट हैविंग, लाइन नंबर 31 में प्रैक्टिस पार्ट, लाइन नंबर 31 में अगेन मे मेक, लाइन नंबर 33 में मीट मी, लाइन नंबर 35 में मी मोर, लाइन नंबर 35 में अगेन फ्रेशर फैट, लाइन नंबर 35 में अगेन बाय बीइंग, लाइन नंबर 36 में दैन दी, लाइन नंबर 36 में स्टेड स्टिल, लाइन नंबर 37 में सेक सो, लाइन नंबर 39 में फ्रेंड फाइंड, लाइन नंबर 40 में माई माइंड। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल। जैसा कि लाइन नंबर 1 में पुअर और फ्लावर दोनों आर लेटर पर एंड हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 7 में विल शैल, लाइन नंबर 11 में गेट पार्ट, लाइन नंबर 17 में बट लवेस्ट, लाइन नंबर 19 में मस्ट व्हाट दैट, लाइन नंबर 23 में आइज ईयर्स, लाइन नंबर 24 में व्हाट हार्ट, लाइन नंबर 27 में हार्ट दैट, लाइन नंबर 28 में बट घोस्ट, लाइन नंबर 31 में अदर हर, लाइन नंबर 32 में बट नॉट हार्ट, लाइन नंबर 39 में फ्रेंड फाइंड और लाइन नंबर 40 में ग्लैड माइंड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ वावल लेटर्स इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में सेम वावल लेटर का इस्तेमाल। जैसा कि लाइन नंबर 7 में दैट और एंड दोनों में ए वावल इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में और नॉट, लाइन नंबर 16 में मस्ट सन, लाइन नंबर 23 में आइज ईयर्स एवरी, लाइन नंबर 25 में वेल देन, लाइन नंबर 28 में ऑफ गोस्ट, लाइन नंबर 31 में अदर हर, लाइन नंबर 35 में एंड फैट, लाइन नंबर 40 में एज ग्लैड और हैव। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खूबी की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुकाबला या मुवाजना करना। जैसे कि पॉइंट कहता है अ नेकेड थिंकिंग हार्ट दैट मेक्स नो शो इज़ टू अ वुमन बट अ काइंड ऑफ अ घोस्ट, यानी एक औरत के लिए जो कि उसका दिल है वो महज एक
घोस्ट की तरह है, यानी उसकी जो बिलव्ड है उसके चूँकि अपने सीने में कोई दिल नहीं धड़कता, इसलिए वो कहता है वो इस दिल को पहचान नहीं पाएगी और वो उसे घोस्ट ही समझेगी। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है सेम ट्रेट की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा जो है वो हाईली मेटाफोरिकल है, इसमें जो उसका दिल है उसको उसने अपनी बिलव्ड के साथ कंपेयर किया है, यानी उससे मुराद उसकी बिलव्ड है जिसे वो फ्लावर कहकर मुखातब कर रहा है। यानी वो कहता है कि तुम अपनी जवानी पर, अपनी खूबसूरती पर मत इतराओ, क्योंकि ये चंद दिनों की, चंद रोज़ की मेहमान तुम्हारी जवानी और ख़ूबसूरती है। इसके बाद तुम गिर जाओगी अपनी शाख से और उसके बाद मुकम्मल तौर पे तुम्हारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों के इंसानी खसूसियात अता करना। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 5 तक देखें तो इसमें पॉइंट कहता है एंड सीन दाई बर्थ एंड सीन व्हाट दाई आर गेव टू दाई ग्रोथ दी टू दिस हाइट टू रेज एंड नाउ डस्ट लाफ एंड ट्रियम्फ ऑन दिस बो, यानी ए फूल, मैंने तुम्हें पैदा होते, जवान होते हुए देखा है और तुम इस शाख पर बैठकर हंस रहे हो, फ़तह याब होकर बहुत ज़्यादा मुतकब्बिर हो गए हो। उसके बाद अगर हम लाइन नंबर 10 से लेकर 12 तक देखें तो उसमें वो कहते हैं दैट लेबरेस्ट येट टू नेस्ले दी एंड थिंक्स बाय हूवरिंग हेयर टू गेट अ पार्ट इन अ फॉरबिडन और फॉरबिडिंग ट्री, यानी वो अपने दिल को मुखातब करते हुए कहता है कि ए मेरे दिल, तुम अगर ये समझते हो कि तुम मेरी बिलव्ड के इर्द गिर्द मुंडला कर, उसके इर्द गिर्द झूल कर उसके दिल में अपनी जगह बना लोगे और उस ममनुआ दरख्त पर अपना आशियाना बना लोगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। उसके बाद लाइन नंबर 15 और 16 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है दैट दाउ टुमारो अर द सन डथ वेक मस्ट विद द सन एंड मी अ जर्नी टेक, यानी वो कहता है कि सूरज ने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर एक सफ़र पे जाना है, ए मेरे दिल तुम भी हमारे साथ उस सफ़र पर रवाना हो जाना। यानी इसमें उसने सन को और अपने हार्ट को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है कि अगर हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर एक लाइन को पढ़ने के बाद हमें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो हम ऐसी लाइन को एंड स्टॉप्ड लाइन कहते हैं। अब हम वापस आते हैं एंजेममेंट की जानब। इस पोइम की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहते हैं एंड सीन दाई बर्ड एंड सीन वट एवरी आर, मैंने तुम्हारी पैदाइश को देखा है और हर उस घंटे को देखा है। अब हर घंटे ने क्या किया है वो लाइन नंबर 4 में बताता है गेव टू दाई ग्रोथ, तुम्हें उसने परवरिश दी है, दी टू दिस हाइट टू रेज, और तुम्हें बढ़ाकर इस बुलंदी तक पहुंचाया है। उसके बाद लाइन नंबर 7 जो है ये भी रन ऑन लाइन है, इसमें भी एंजेममेंट का यूज़ किया गया है। जैसा कि वो कहता है दैट इट विल फ्रीज एन, कि जल्द ही हर चीज़ मुजमिद हो जाएगी, एंड दैट आई शैल, और मैं करूँगा। वो क्या करेगा, टुमारो फाइंड दी फॉलन, मैं कल तुम्हें गिरा हुआ पाऊँगा और न डरो, और तुम्हारा किस्सा तमाम हो जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 11 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है एंड थिंक्स बाय होवरिंग हेयर टू गेट अ पार्ट, और ए दिल अगर तुम सोचते हो कि तुम झूल कर, तुम इर्द गिर्द मंडला कर अपना हिस्सा हासिल कर लोगे, कहाँ पर हासिल कर लोगे, इन अ फॉरबिडन और फॉरबिडिंग ट्री, इस ममनुआ दरख्त पर। इसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 17 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है बट दाओ विच लवेस्ट टू बी, नेक्स्ट वो कहता है सेटल टू प्लेग दाई सेल्फ विल से, यानी ए मेरे दिल तुमने चौकस होकर अपने आप को एक अजियत और मर्ज़ में मुब्तला कर लिया है। उसके बाद लाइन नंबर 34 जो है ये भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है 20 days hence and thou shalt see, 20 दिन गुजरने के बाद तुम देखना, क्या देखना, मी फ्रेशर एंड मोर फैट बाय बीइंग विद मैन, कि मैं इन आदमियों के साथ रहकर पहले से ज़्यादा तरोताज़ा और सेहतमंद हो गया हूँ। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 38 और 39 ये दोनों ही रन ऑन लाइन है, इनमें भी एंजेममेंट का यूज़ किया गया है। जैसा कि वो कहता है आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, क्या चीज़ देगा, वो नेक्स्ट लाइन में कहता है देयर टू एन अदर फ्रेंड whom we shall find, एक और दोस्त जिसे हम पा लेंगे, कहाँ, नेक्स्ट लाइन यानी 40 में कहता है एज़ ग्लैड टू हैव माई बॉडी एज माई माइंड,
वो मेरे जिस्म से भी उतनी ही मोहब्बत करेगी जितनी के मेरे जहन से। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी ऐसे वर्ड्स के यूज़ को कहते हैं जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करे, जैसा कि फ्लावर, बॉ, हार्ट, ट्री, सन, आइज़, ईयर्स, बॉडी, घोस्ट, लंदन। इस पोइम को हम इसी पोइट यानी जॉन डन की एक और पोइम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं और इसके साथ साथ ट्विकनम गार्डन से भी कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों पोइम्स में पोइट का यही मौक़िफ़ है कि दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन किसी औरत की मोहब्बत को हासिल करना नामुमकिन है। और ट्विकनम गार्डन में भी उसने यही कहा है। इन दोनों पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर जॉन डन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें और इन दोनों पोइम्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो पोइट ने अपनी बिलव्ड की बेवफाई का जिक्र किया है और साथ साथ ये भी उसने कहा है कि औरत जब भी मोहब्बत करेगी वो स्पिरिचुअल लव की बजाय फ़िज़िकल लव को तरजीह देगी और उसकी सोच हमेशा मटीरियल होगी, ना कि स्पिरिचुअल। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।